नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बात करेंगे आज मध्य प्रदेश में बढ़ रही और कड़कड़ाती ठंड की। मध्य प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड का प्रकोप जारी है। अति शीतलहर, कोल्ड डे और कोहरे के सितम से अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल अभी ठंड से कुछ राहत जरूर है, लेकिन प्रदेश में भोपाल, नर्मदापुरम, मालवा निमाड़ में रात का पारा जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया था। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल के अधिकांश इलाकों में तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अधिकांश इलाकों में दिन का पारा सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा चढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो वहीं कल धार्मिक शहर उज्जैन में एक ही रात में 3 भिखारियों की मौत हो गई। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खून से थक्का लगने के कारण मौत की वजह सामने आ रही है। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर अजय दंडोतिया ने यह बताया कि आर्टरी में खून का थक्का जमने से हार्ट अटैक आने पर मृत्यु हुई है। शहर में 8 दिन पहले जबरदस्त ठिठुरन वाली ठंड के तेवर भले ही ढीले पड़ गए हों, लेकिन अब मकर संक्रांति पर फिर से ठंड लोगों को कपकपाएगी। ऐसे में इसके तहत रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के नीचे जा सकता है। ऐसी स्थिति 3-4 दिन तक भी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन मकर संक्रांति पर अच्छी ठंड शुरू हो सकती है। प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बादल रह सकते हैं और इस बार संक्रांति 2 दिन यानी कि 14 और 15 को है। ठंड के तेवर भी 14 और 15 जनवरी से सख्त हो सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। ऐसे में लोगों को ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। तो मध्य प्रदेश में भीख मांगकर खाने वाले 3 लोगों की मौत हो गई है। इस ठंड की वजह से उज्जैन में अलग अलग जगहों पर तीनों लोगों के शव मिले थे। उज्जैन के नरसिंहपुर घाट क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिला, दूसरा गणगौर दरवाजा, तीसरा भारत माता आश्रम के पास शव बरामद हुआ। शव के ऊपर सिर्फ चादर थी, कुछ खास ओढ़ने का इंतजाम नहीं था। रिपोर्ट में खून का थक्का जमने से मौत की वजह सामने आई है। तीनों मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर की ओर से भी बताया गया है कि दरअसल ठंड की वजह से खून का थक्का जमने की वजह से हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से इन लोगों की मौत हुई है। तो आपको क्या करना है, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ये आप समझिए। ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कड़ाके की ठंड में सेहत से आपको ज़रा सा भी खिलवाड़ नहीं करना है। शरीर को गर्म कपड़े से ढककर आप रखें। गर्म कपड़े पहने, ज़रा भी हवा शरीर को ना लगने दें। फ्रिज या फिर किसी भी ठंडी चीज़ों का सेवन करने से आप बचें। फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं, फ्रिज में कोई भी चीज़ को आप रखकर ना खाएं। सर्दी जुकाम होने का ठंडी चीज़ों से खतरा रहता है। दिन भर गुनगुना पानी पीते रहें ताकि सर्दी या खांसी से आपको राहत मिले। तले और सैचुरेटेड खाद्य पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है। फलों और सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में आपको करना है। काढ़े का सेवन आप करें ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे। इसके साथ ही घर से आप ना निकलें जब ठंडक ज्यादा हो। खासकर बुजुर्गों के लिए ये लगातार कहा जा रहा है, ठंड में बाहर जाने की अपेक्षा घर में ही आप व्यायाम कर सकते हैं। खासकर शुगर के मरीज अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। और चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गगन सिंह रघुवंशी जुड़ गए हैं, जो कि भूगोलविद हैं, मौसम एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर गगन, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और शुरुआत में आपके साथ ही सर कर रहा हूं चर्चा की। फिलहाल जो हम मौसम देख रहे हैं काफी ज्यादा ठंडक मौसम में है और मुझे लगता है कि इस बार काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है, जिसका असर अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं और हाल ही में हमने मध्य प्रदेश में जो घटना भी देखी है, वाकई में ये एक तरीके से सिहरन पैदा करने वाली है। क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु हो जाना ठंड की वजह से, ये अपने आप में गंभीर बात है। तो कैसे आप सर देख पा रहे हैं और आने वाले वक्त में हम कैसे खुद को सावधान रख सकते हैं, या फिर मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ बताया जा रहा है आने वाले ठंडी को लेकर या फिर आने वाले शीतलहर को लेकर, मौसम को लेकर, डॉक्टर गगन?
डॉक्टर अगर माफी के साथ आपको मैं रोकना चाहूंगा सर, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, उसको मुझे लगता है ठीक कर लेना चाहिए पहले, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। उससे पहले ग्राफिक के जरिए हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आखिर कौन कौन सी जो सावधानियां हैं या फिर किन तरीके की चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में जो मामले सामने आ रहे हैं सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी के, खासकर लोगों को गले में खराश की दिक्कत हो रही है, सर्दी हो रही है, और इन सब से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे ठंड को लेकर ही कि आखिर आने वाले वक्त में कितना और कहर बरपा सकती है ठंड, सावधानी हमें कैसे रखनी है, सेहत का ख्याल हमें कैसे रखना है, क्या कुछ सावधानियों को लेकर एक्सपर्ट बता रहे हैं, ये भी आप समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ग्राफिक के जरिए जरा समझिए कि किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है अपनी सेहत के लिए, क्योंकि ज़रा सी भी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है, आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। और अभी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा जो सर्दी ज़ुकाम की परेशानी है वो लोगों में हो रही है, ये खासकर ठंड की वजह से है। अक्सर सुबह सुबह लोग व्यायाम करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं या मॉर्निंग वॉक करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाते हैं। तो अभी एक्सपर्ट यही सलाह दे रहे हैं कि कम से कम सुबह की जो ठंड है उससे आप बचें, अपने घर में व्यायाम कर सकते हैं। आप जब भी अपने घर में रहें या फिर बाहर रहें, गर्म कपड़ों को ज़रूर पहनें, क्योंकि ज़रा भी अगर हवा आपकी बॉडी में लगती है तो आपको बीमार कर सकती है। तो इस ठंड से बचने के लिए फलों और सब्जियों का सेवन आपको करना है, काढ़े का सेवन आप करते रहें और ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो कि आपके शरीर को गर्म रखें। ठंडी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। अगर फ्रिज में कोई भी चीज़ आप रखते हैं तो उसको बाहर जब तक रूम टेम्परेचर पर वो चीज़ नहीं आ जाती है तब तक आपको उसका सेवन नहीं करना है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जुड़ गए हैं। डॉक्टर पाठक, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी डॉक्टर राकेश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, अभी चूंकि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, अक्सर लोगों को गले में खराश की दिक्कत हो रही है, तो कैसे अपना ख्याल लोग रख सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो नाक में इन्फेक्शन होता है जी और जो शुरुआत होती है वो जिसको बोलते हैं कि नाक में सर्दी हुई और फिर वही नाक से उतर के गले में आता है संक्रमण। जी और नॉर्मल जो सर्दी का इन्फेक्शन होता है वो वायरस से चालू होता है और सबसे कॉमन जो वायरस होता है वो राइनो वायरस है और उसके करीब करीब ऐसे 200 से ज्यादा वायरस होते हैं जो नाक में संक्रमण उत्पन्न करते हैं और ये संक्रमण धीरे से नाक से उतर के गले से होता हुआ फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है। तो यदि ये नाक में और गले में रहता है तो इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं।
जी। और बाद में ये जो वायरस का इन्फेक्शन है, यदि ये कंट्रोल नहीं होता है, तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन में तब्दील हो सकता है। हम्म। और इसके लिए हमको ये है कि भाई जैसे हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथों की धुलाई है, बार-बार नाक को मत छेड़िए, है ना? नाक को साफ-सफाई रखिए, पानी का खूब सेवन करिए। तो हाइजीन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया आपको कि ये इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, हम्म। लगने वाली बीमारी है, सर्दी इसको बोलते हैं ना साहब, घर में आएगा तो फिर दूसरों को भी लगेगा। बिल्कुल। इसलिए आपको बचाव करना है, जिसको भी सर्दी लग रही है, नाक बह रही है, तो उसका प्रॉपर कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बट पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसी जगह बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह में जहाँ पर जा रहे हैं, तो मास्क का सेवन करें। ये इन चीज़ों से हम सर्दी से बचाव कर सकते हैं। यही हम्म। सर्दी धीरे से नाक से होते हुए यदि ये फेफड़ों की तरफ जाती है, हम्म। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। हम्म। और इवन जैसे कि हमने कोरोना में देखा कि ये वायरस जो है नाक से प्रवेश करते हुए सीधे फेफड़ों पे अटैक करता है। जी। लेकिन अभी राकेश जी, चूंकि कोविड के कुछ केसेस भी मिले हैं नई वेरिएंट के, तो लोगों में इस बात का भी डर है कि कहीं कोविड तो नहीं है। तो इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि नॉर्मल हमें कोल्ड है या फिर कोविड के कोई संक्रमण है? जी। नॉर्मल जो राइनो वायरस रहता है वो 3 से 5 दिन में इसके लक्षण जो रहते हैं वो शुरू जी। में बढ़ते हैं। नाक में इरिटेशन होगा, नाक में जलन होगी, नाक बहेगी, कई बार नाक बंद लगेगी और गले में खराश होगी। यदि ये नॉर्मल राइनो वायरस का इन्फेक्शन है, जी। तो ये जल्दी से जल्दी 3 से 5 दिन में कंट्रोल हो जाता है। हम्म। हाँ, देखिए क्लिनिकली इसको देख के नहीं बताया जा सकता कि ये कोरोना वायरस के कारण हो रहा है या सामान्य जो राइनो वायरस है जिसको कॉमन फ्लू के वायरस बोलते हैं या इन्फ्लुएंजा के वायरस होते हैं, इनमें डिफरेंशिएट करना क्लिनिकली बहुत डिफिकल्ट होता है। जी। उसके लिए तो हम लोग फिर टेस्ट की एडवाइस देते हैं। इफ पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग, देन वी सजेस्ट कि भाई इसको हमको आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि हम कोई चीज चूक रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये कॉमन फ्लू है, बाद में इट कैन लैंड अप इनटू दी ट्रबल। जी। तो इसके आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको भी ऐसा लगता है कि आपने एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन या सर्दी की दवाइयों का सेवन कर लिया है, घरेलू नुस्खों का सेवन कर लिया है कि साहब हमने गरारे कर लिए, हमने काढ़ा पी लिया है, जी। लौंग खा ली है, ये बहुत सारी चीजें, खांसी का शरबत पी के आते हैं लोग कि खांसी का सिर्फ हमने 2 बोतल पी लिया उसके बाद ठीक नहीं हो रहा है। देन वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स कि भाई हम कोई चीज चूक तो नहीं रहे हैं और मरीज किसी और बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है। तो खास करके बुजुर्गों में मैं ये सलाह दूंगा कि यदि ऐसे लक्षण जरा भी हैं और उनको एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है और इस तरह की जो बीमारियां हैं, यदि हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श के बिना यदि खांसी लगातार बनी रहती है तो फिर वो खतरे का संकेत हो सकती है कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कितना इरिटेट हो रहा है। उसको फिर समझने की आवश्यकता है। यदि डॉक्टर को लगेगा तो निश्चित रूप से आपके ब्लड टेस्ट करके देखेगा और हो सकता है कि आपके फिर वो एक्सरे चेस्ट या सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट करके देखें। ठीक है सर, मैं कुछ और सवालों के साथ आपके पास लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गगन भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर गगन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, नमस्कार। जी सर, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को पूरा करें क्योंकि मौसम को लेकर आप जानकारी दे रहे थे। जी सर। सर बात यह है कि अभी वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ठंड जो है और बढ़नी है। अभी रशिया में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, यूक्रेन में हो रही है और उधर से जो उत्तर पश्चिमी जो हवाएं आ रही है पाकिस्तान से होते हुए, और जिस प्रकार से आप जानते हैं आज भी जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहां पर ताजी बर्फबारी हुई है, तो उस बर्फबारी की जो हवाएं हैं वो 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश और इन मध्यवर्ती एरियो तक आती हैं। तो ठंड तो और ज्यादा बढ़नी है अभी आने वाले समय में, स्पेशली 14 से 19 तारीख के बीच में। जो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने भी वार्निंग जारी की है कि इस बार जो कोल्ड वेव है वो थोड़ा सा लेट है लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर कोल्ड अभी पड़ने वाली है। तो निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश के वासियों को और देशवासियों को जो है इससे बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। कान में रुई लगाकर निकलें, हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में मोजे पहने और इसके साथ ही अपने शरीर को गर्म रखें। जो गर्म जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर काढ़ा है या इस तरीके की चीजें अपने शरीर को दें जिससे कि इंटरनल इम्यूनिटी भी उनकी स्ट्रांग रहे। और जैसा भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी अपनी बॉडी को वार्म रखने की बहुत जरूरत है क्योंकि मौसम आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंडा होने वाला है। मौसम का जो परिवर्तन है वो चालू हुआ है। हमारे अपने डिस्टर्बेंस है, जैसा कि आप जानते हैं रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण मौसम धीरे धीरे
आगे खिसक चुका है। पहले जो ठंडी दिसंबर में हुआ करती थी वो जनवरी में आ गई है। और हमें लगता है कि पिछली बार से कहीं ज्यादा इस बार पड़ रही है शायद। जी बिल्कुल, इस बार ज्यादा पड़ने का रीजन ये भी है कि अभी तक सीवियर कोल्ड उत्तर भारत में देखी नहीं है। जी। टेम्परेचर जो है 5 डिग्री से कम रहने वाला है आने वाले 5 दिनों के अंतर्गत। तो लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो ठंडी हवा है वो अब मध्य की ओर आगे बढ़ चुकी है। वहां से और आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा घना कोहरे की समस्या दिल्ली में है। 1 डिग्री तक सेल्सियस तापमान हो चुका है। उत्तर प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी, क्योंकि शिवालिक काराकोरम और ये जो रेंज है हिमालय की, ये विंड को डाइवर्ट करती है सेंट्रल इंडिया के लिए, और यही ठंड धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है महाराष्ट्र तक, और आगे जो है नदन से सदन पार्ट की ओर जाती है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ठंड बढ़ने वाली है, कम होने की अभी 19 तारीख तक कोई संभावना नहीं है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी इस पर मोहर लगा चुका है, लोगों को वार्निंग जारी कर चुका है कि शीतलहर आने वाली है। आप अपने शरीर का और स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि अभी इसमें कोई संभावना कम होने की नहीं है। यानी अभी सप्ताह भर और ये माने सर कि सप्ताह भर और ज्यादा ठंड पड़ेगी? जी बिल्कुल, सप्ताह के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बादल छटते हैं वैसे ही ठंड अपना प्रकोप दिखाने वाली है। बादलों के कारण हवाएं जो है वो सीधे तौर पर मैदानी इलाकों पर नहीं टकराती हैं, बादलों से उनका अवरोध हो जाता है। लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे, निश्चित रूप से ये हवा है जो बहुत ठंडी, जो बर्फ से होकर हवाएं चलती, उनका एक प्राकृतिक गुण है कि हवा जिन भी प्राकृतिक वायुमंडलीय दशाओं से होकर गुजरती हैं तो वो उनके गुण अपने अंदर ले लेती है, उनकी प्रकृति अपने अंदर ले लेती है। तो निश्चित तौर पर जब ये हवाएं बर्फ के ऊपर से होकर गुजरेंगी तो एकदम कड़ाके की ठंड लेकर के ये हमारे पास आने वाली है, और इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, इसका सामना करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर राकेश, मौसम में बदलाव के साथ साथ डाइट में बदलाव क्या कुछ करना है? क्योंकि अभी जो डॉक्टर गगन बता रहे थे कि ऐसी चीज़ों का सेवन हमें करना है जो कि हमारी बॉडी को अंदर से भी गर्म रखें, हमारी इम्यूनिटी पहले से ही मजबूत रहे, ताकि ठंड हमें लगे तो ज़्यादा उसका असर कम से कम ना हो। तो किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? जी, ऐसा जैसा कि पुरानी कहावत है कि जो खाएगा गुड़ चना वो रहेगा बना। तो पुराने लोग बड़े विद्वान थे, वो समझते थे कि भाई किस मौसम में किस चीज का इस्तेमाल करना है। जैसे गुड़, अपने यहाँ तिल संक्रांति होती है, मकर संक्रांति है, तो इसमें गुड़ और तिल जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। गर्म जितने भी पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए, बहुत मसालेदार वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि ये जो शीतकाल का जो अवसर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी सीजन है। इसमें नंबर ऑफ पेशेंट कम हो जाते हैं, आदमी की बॉडी स्वस्थ रहती है। बट उसको स्वस्थ रहने के लिए हमको एक, जिसको बोलते हैं ना, उचित आहार, उचित विहार और उचित आहार। इसका मतलब है कि आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें एक संतुलित मात्रा में जाएंगी, तब उसको हम बोलते हैं कि भाई ये संतुलित आहार है। तो संतुलित आहार का सेवन करें। और चाहे जो मोटे अनाज के चीजें हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, इन सबको जिसको हम बोलते हैं ना कि साहब ये रोटी, सब चीजों को मिला के मोटे अनाज की चीजें खाएं, तो ये इसको तो सरकार भी प्रमोट कर रही है। सब ड्राई फ्रूट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल सरकार ने भी इस पे मोहर लगाई है इसका। और निश्चित रूप से ये पुरानी चीजें जो हैं, यदि ये अपने आप को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करती हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हमको डॉक्टर के पास, मतलब प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। यदि हमारे शरीर में फाइबर ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है, तो इसका मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है। और जब बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो छोटे मोटे वायरस है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो बॉडी को छू के वो थोड़े से सिम्टम होके निकल जाते हैं। इसलिए खान पान का तो विशेष महत्व है। और खास करके ठंड में मैं सभी को सलाह देता हूँ, कम से कम यदि 5 लीटर नहीं पीते तो 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी सबको पीना चाहिए। खास करके ठंड में जो रक्त है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए आपने सुना होगा कि ठंड में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। इसका तात्पर्य यही हुआ कि हमको तरल पदार्थों का, क्योंकि ठंड में पानी पीने का एहसास, इच्छा अंदर से नहीं होती है, लेकिन आपको चाहे वो तरल पदार्थ है उनको थोड़ा सा, बहुत ठंडा पानी मत पीजिए, उसको थोड़ा कुनकुना करके पिएंगे तो अंदर वो जाएगा, तो खून जितना पतला रहेगा, तो अदरवाइज वो कहीं ब्लड क्लॉट हार्ट में होगा या ब्रेन में होगा, देन पेशेंट कैन लैंड इन ट्रबल। तो ये आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक चीज सर मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं, जिन लोगों को पहले से ही कुछ बीमारियां हैं उनके लिए क्या सावधानियां हैं? जैसे किसी को अगर बीपी की दिक्कत है या फिर शुगर का कोई पेशेंट है, हार्ट की डिजीज पहले से उनको है, तो फिर उनके लिए क्या सावधानियां आप बताएंगे? देखिए सामान्य रूप से
ऐसे मरीजों को हम ये सलाह देते हैं कि वो अपने विशेषज्ञ के संपर्क में रहें जी। और निश्चित रूप से अपना शुगर का रेगुलर चेकअप कराते रहें, 1-2 महीने में अपने लिपिड प्रोफाइल कराते रहें, तो अपने थायराइड का लेवल देखते रहें और ईसीजी की जांच करके देखें। बहुत जैसे एक्सरसाइज और व्यायाम का बड़ा रोल है इसमें। जैसे ठंड में अभी अपन ने देखा कि व्यायाम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, बट हर आदमी की अपने शरीर की एक मैकेनिक्स है। तो बहुत ज्यादा कि यार दूसरे लोग जिम में जा रहे हैं, इतना एक्सरसाइज करते हैं, दैट आई विल नॉट से। आपको देखना कि आपके शरीर की मर्यादा कितनी है, बिल्कुल आपका शरीर किन चीजों को सहन कर पाता है। अदरवाइज हमने देखा है, जैसे उदाहरण पूरे देश में हमको दिख रहे हैं कि साहब जिम में गए और ये हार्ट अटैक हो गया, आपके सामने बहुत सारे दृष्टांत है। इसलिए आपको ऐसा नहीं कि साहब देखा सी कि यार ये ठंड में बहुत अच्छा है जिम करना है ना। तो ये जैसे पुराने लोग बोलते थे कि मालिश करना मतलब शरीर को गर्म रखना। बिल्कुल कि भाई कड़ुआ तेल है या दूसरे तेल है, उनकी मालिश करिए शरीर में। और उठक बैठक है, हाथ पैर उठाना, उसका मतलब है कि जैसे आपने हाथ उठाए, उसका क्या तात्पर्य हुआ कि पूरा जो वीनस रिटर्न है वो लौट के हार्ट में जा रहा है। तो आपके हार्ट के ऊपर जोर नहीं पड़ता। बीच में बैठे हैं आप 10-15 मिनट बाद उठिए, हाथ पैर चलाइए, ताकि उसका भी मतलब है जो खून की नलियां हैं उनका संचार अपने आप होने लगे। तो ऐसा नहीं कि आप लगातार बैठे 1 घंटे बाद उठ जाइए, थोड़ा हाथ पैर चलाइए, गर्दन को हिलाइए, नहीं तो यहाँ कैरोटिड से कई बार ऊपर ब्रेन की तरफ जाएगा, यहाँ से कैरोटिड से होता हुआ हार्ट की तरफ जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे उपाय यदि करते हैं, इसलिए एक्सरसाइज का, व्यायाम का और आहार का और ये पानी पीने का, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज हैं जिससे आप डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। तो जैसा आपने प्रश्न किया कि भाई ये जो कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट हैं, इनको विशेष देखभाल की जरूरत है। शरीर को एकदम से ठंडे से गर्म में न जाए, गर्म से ठंडे में ना आए, एकदम से अचानक बैठ के पानी ना पिए। और जैसे एक्सरसाइज भी है, उसकी एक मर्यादा आपको तय करना है कि हमको कितने पुशअप्स करना है, हमको कितना जिम में एक्सरसाइज करना है, कितने हमको अपने हार्ट की कार्डियक एक्सरसाइज करना है। ये नहीं कि साहब वो कर रहे हैं तो हमको भी करना है। आपको देखना है कि हमारा शरीर कितना उसको सह सकता है, उसके अपने शरीर की क्षमता के अनुसार हमको व्यायाम करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि एक पुरानी कहावत है कि सवेरे जो उठता है, प्रातः काल में जो उठता है, प्रातः काल की वायु को सेवन करत सुजान, और तासे बल बुद्धि बढ़त है, तासे मुख छवि बढ़त है, बुद्धि होत बलवान। ऑक्सीजन का खेल है। ऑक्सीजन कैसे जाती है? ऑक्सीजन से जाती है। तो रक्त का संचार नक से लेके शिख तक यदि पूरे शरीर में अच्छा है, तो चाहे वो किडनी का परफ्यूजन हो, चाहे हार्ट का परफ्यूजन हो, चाहे ब्रेन का परफ्यूजन हो, यदि रक्त का संचार तरल है, पतला है और ऑक्सीजन ले जा रहा है, तो आपका चाहे वो आंखें हैं, चाहे आपकी स्किन है, जैसे स्किन खास करके स्किन ठंड में रूखी होती है, इसलिए बोलते हैं कि भाई ऐसे कुछ क्रीम लगाइए। पुराने लोग बोलते थे ना कि आप तेल लगा लो। तेल का भी मतलब है कि आपको थोड़ा गर्म रखना है। आपकी बॉडी हीट जो है वो आप प्रिजर्व करके रखिए ठंड में खास करके। तो अचानक सडन जो चेंज होता है, कई बार हम लोग देखते हैं, मैं जो कि ईएनटी सर्जन हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ठंड में भी एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड दे कैन प्रोड्यूस दी एपिस्टेक्सिस, मतलब नाक से अचानक खून आने लगा, बीपी बढ़ा, साफ खून आने लगा। तो इसमें बहुत आपको नमक का सेवन, जैसे जिसका भी बीपी बढ़ता है उसको नमक के सेवन की बिल्कुल कम से कम नमक, ऐसा नहीं कि नमक बंद कर दें, एक मर्यादा तय कर लें कि हाँ हमको इतने जरूरत है, उससे ज्यादा मत करिए। एक 40 साल या 50 साल के आसपास मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप जितनी सफेद चीजें उनको कम कर लीजिए, चाहे वो आलू है, शक्कर है, चावल है। तो आपको ये तय कर लेना है, आप यदि उचित आहार कर रहे हैं, मर्यादा में डॉक्टर के बताए अनुसार काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बीमारियों से बचेंगे। बिकॉज द प्रोफाइलैक्सिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। बचाव ही तरीका है कि हमको डॉक्टर के पास जाने ना पड़े। हाँ, यदि सर्दी हो गई है देन यू कैन कंसल्ट, तो एंटीहिस्टामिनिक देते हैं हम लोग, गार्गल देते हैं, भाप देते हैं, पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक्स। यदि इससे राहत नहीं होती है, पेशेंट हैज स्टार्टेड कफिंग, देन वी शुड स्टार्ट सम एंटीबायोटिक। यदि गाढ़ी नाक आने लगी है, बलगम आने लग रहा है, इसका मतलब है कि इट इज नॉट अ वायरल इन्फेक्शन, नाउ इट हैज टर्न इनटू द बैक्टीरियल। तब फिर एंटीबैक्टीरियल का रोल आता है। एक बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं, जैसे गले में खराश चालू हुई, उसका मतलब वो इट इज बिकॉज ऑफ द वायरस। तो एक गोली आती है जो मैं देता हूं कि एप्लोविर करके होती है, दैट इज कैरागिनिन। तो एप्लोविर की लॉजेंजेस आती हैं, इसको आप चूसना शुरू करिए। दिस इज नॉट वायरिसाइडल बट इट इज अ वायरस ब्लॉकर।
जैसे आपके शरीर में यहाँ 10 वायरस थे, नाक से प्रवेश होकर गले में गए जी। और गले में खराश लग रही है, आपने चूसना चालू किया, दिन में 4-5 बार चूसिए, शुरू के 72 घंटे में उसका रोल है। तो वायरस को आगा उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, रिप्लिकेशन ऑफ द वायरस, दैट इज स्टॉप। और एक बार वो जो खत्म हो गया तो फिर आप अच्छे हो जाते हैं। इसलिए आपको वायरस का एक तो प्रवेश ना हो, प्रवेश होने के लिए मैंने जैसा बताया कि हाइजीन इंपॉर्टेंट है, मास्क लगाना इंपॉर्टेंट है, भीड़ भाड़, और जिसको सर्दी है उससे थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है। ये सारे उपाय खाने पीने के अलावा, बाकी तो डॉक्टरी के दवाइयां हम लोग देते ही हैं कि भाई ये देना है, बट इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। एक्सट्रीम्स ऑफ ये ठंड हमेशा अनादिकाल से होती रही है, गर्म मौसम आता है, ठंड आती है, बरसात आती है। हाँ, हमको पूरे समाज को ये संदेश देना चाहिए कि हम सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो हमें को इसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो प्रकृति का चक्र है, ठंड आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, और आने वाले समय में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता, बट पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। और जहां तक कोविड वायरस का प्रश्न है, मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, इम्यूनाइजेशन इज देयर, तो अपने यहाँ बहुत ज्यादा इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी पैनिक। आई मीन यू डोंट हैव टू पैनिक। हाँ, बूस्टर डोज लगाते रहिए, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते रहिए, आप निश्चित रूप से बीमारियों से बचे रहेंगे। ठीक है सर। मैं डॉक्टर गगन से एक फाइनल आखिरी बात संक्षेप में कमेंट चाहूंगा। संदेश सर, आप क्या देना चाहेंगे मध्य प्रदेश के लोगों को? वो जो है बहुत ही अच्छी ठंड मिलने वाली है कल परसों के अंदर, और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, कुछ मेडिसिन बताई है, कुछ नेचुरल तरीके बताए हैं कि कैसे शरीर को गर्म रखें। मेरी तरफ से छोटा सा सुझाव है कि वो थोड़ा योगा और प्राणायाम पर भी लोग ध्यान दें, बजाय कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज के। अगर वो सूर्य नमस्कार ही करते हैं और बॉडी को वार्म अप रखने के लिए बहुत सारे भस्त्रिका और कपालभाति ऐसे प्राणायाम हैं जिनको थोड़ा किसी अच्छे कोच की निगरानी में ही करने हैं। हार्ट के पेशेंट्स वगैरह को ध्यान देना है, वो आराम से बैठ करके अनुलोम विलोम बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। बॉडी को वार्म अप रखने के लिए वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि काढ़ा, ये हम देखते हैं कि जो पुराने हमारे नुस्खे हैं, अदरक, तुलसी, लौंग वाला, उस तरीके से वो काढ़े सुबह शाम में लें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं और ठंड के लिए तैयार रहें, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्योंकि देखिए मौसम में ठंड का ठंड होना भी जरूरी है, प्रकृति का एक संदेश है हमारे बीच में। लेकिन ये इस बार थोड़ी ज्यादा है, तो ज्यादा के कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी हम ही है। जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पृथ्वी पर जगह जगह युद्ध और मिसाइल और नए नए परमाणु परीक्षण और इस तरीके के प्रयोग चल रहे हैं। ठीक है सर, चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने जो बातें बताई लोग उन पर अमल करें, क्योंकि बहुत जरूरी है ये बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप दोनों ने किया है। बहुत शुक्रिया, आज वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।